हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस सुजीत। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क ऑक्सीजन पर। डार्क ऑक्सीजन का मतलब है गहरे समुद्र में बिना सूर्य के प्रकाश के ऑक्सीजन का उत्पादन, जिसे पहले प्रकाश संश्लेषण द्वारा संभव माना जाता था। अभी हम लोगों ने साइंस में यही पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो कि पौधे क्लोरोफिल में, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसमें प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल लेकर के और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के भोजन बनाते हैं। भोजन में जो बनता है वो ग्लूकोज बनता है। ओके, प्लस ऑक्सीजन जो है मुक्त होती है, फ्री होती है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो चीजें दिख रही हैं, ओके, ये चीजें दिख रही हैं, ये है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस पर। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर क्या होते हैं, प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से, और जमीन से जल लेते हैं, और जो भोजन बनाते हैं कहाँ पर? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ओके, बनाते क्या है? ग्लूकोज प्लस O2 मुक्त होती है, ठीक है, रिलीज होती है। ये ऑक्सीजन हमारे पौधों द्वारा बनती है। अब ट्विस्ट कहानी में ये आता है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 13,000 फीट की गहराई पर, जहां सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचता है, वहां पर ऑक्सीजन को बनते देखा। कुछ वैज्ञानिक ये भी सोचते हैं, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इस दावे को चुनौती दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे अर्थ पर कितना है? 21% है। ओके, ऑक्सीजन जो है हमारी अर्थ पर 21% है, और इस 21% में सबसे ज़्यादा, यानी पृथ्वी पर मौजूद जो ऑक्सीजन है उसमें से 50 से 80%, ठीक है, 50 से 80% कहाँ से उत्पन्न हुई है? समुद्रों से उत्पन्न हुई है, यानी सी से, समुद्र से। ठीक है, सेकेंड नंबर पर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनती है वो बनती है अमेजन जंगल से, अमेजन रेन फॉरेस्ट, आप जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर इस अमेजन जंगल को क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ अर्थ। क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ अर्थ। फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, यहाँ पर फोटो में देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन मुक्त हो रही है पत्तियों से, सनलाइट की उपस्थित है। ठीक है, वाटर यहाँ से जल में, और इसी वाटर के साथ साथ मिनरल भी यहाँ पर ऐड हो जाते हैं प्लांटों में। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है और यही ऑक्सीजन हमें जो है मिल जाती है। सबसे ज्यादा जो समुद्री शैवाल होते हैं, ओके, समुद्री शैवाल आप जानते होंगे जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं, ये समुद्री शैवाल हैं, इनसे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनती है, जो समुद्र में रह करके ये ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। लेकिन अब बात ये आती है, ये तो हमारी जो ऑक्सीजन होती है, समुद्री फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो बहुत गहराई में नहीं होते हैं। लेकिन जब बात आती है कि 13,000 फीट की गहराई में, समुद्र तल से, समुद्र लेवल जानते हो ना, कि मान लो अगर ये जमीन है और ये समुद्र का तल है, ठीक है, तो मान लो यहाँ से ये समुद्र तल है और इस तल से 13,000 फीट की गहराई में जब अंदर जाएंगे, वहां पर ऑक्सीजन को बनते हुए वैज्ञानिकों ने देखा है। लेकिन अब बात यहाँ ये आती है कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है कि बिना ऑक्सीजन के हमारा जीवन संभव नहीं है, या जब सूर्य आया और सूर्य से प्रकाश संश्लेषण हुआ और ऑक्सीजन बनी, तब जीवन पृथ्वी पर, यानी लैंड पर, धरती पर संभव हुआ। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है, समझ में नहीं आ रही है कि जब ये प्रोसेस था, लेकिन समुद्र में तो पहले से जीवन था, समुद्र में जो जीवन था वो कैसे पनपा? यहाँ पर इसी चीज पे वैज्ञानिक लोग सोच रहे हैं और रिसर्च चल रही है। ओके, तो अब बात आती है कि ये खोज जो थी, नेचर ऑफ जियो साइंस,
कहाँ पर प्रकाशित हुई थी? नेचर ऑफ जियोसाइंस एक पत्रिका है, ठीक है। कहाँ वहाँ पर ये जो न्यूज है वहाँ पर बताया गया है कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है तथा गहन वैज्ञानिक बहस को जन्म दे दिया है। यानी अगर वैज्ञानिकों में देखा जाए तो इस बहस को जन्म दे दिया है। इसकी खोज से यह निष्कर्ष निकला, अब निष्कर्ष कैसे निकला? जो खनन कंपनियां होती हैं, जो खनन करती हैं, माइनिंग कराती हैं समुद्रों में, तो वहां उन्होंने देखा कि कुछ पिंड हैं जो आलू की तरह हैं, ठीक है। जो आलू की तरीके के पिंड होते हैं, वो पिंड मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो पिंड हैं, जस्ट लाइक इस टाइप के जो पिंड हैं, ये जो आप पिंड देख रहे हैं समुद्र में, बहुत सारी कंपनियां, ये जो पिंड आप देख रहे हैं, ये सारे पिंड देख रहे हैं, ये समुद्र की गहराई में मिलते हैं। और बहुत सारी जो कंपनियां थी जो माइनिंग कराती थी, उनमें उनको ये पिंड जो है पाने की जो लालसा थी, यानी ये उनको वहां से निकालते और इनमें मौजूद बहुमूल्य मेटल, ठीक है, मेटल की बात आती है तो धातु, कई तरीके के धातु इसमें मिलते हैं। आगे बात करेंगे ये चीज़ें होती क्या है। इन्हें तो वैसे तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बोलते हैं। इनमें कौन कौन सी धातुएं मिलती हैं हम आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। तो इन मेटल को निकालने की जद्दोजहद थी। अब हुआ ये कि शोधकर्ता जो थे उन्होंने कहा कि आलू के आकार के पिंड समुद्री जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए पर्याप्त विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जो पिंड हैं इसके अंदर जो पड़े हुए हैं समुद्र की गहराई में मिलते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न कर सकते हैं। और जब इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होगी तो वहां पर समुद्र जो पानी होता है, यानी पानी का फॉर्मूला होता है H2O, इस H2O को यहाँ पर, ठीक है, H प्लस और O-2 में तोड़ सकते हैं, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इससे उस लंबे समय से स्थापित धारणा पर संदेह पैदा हो गया है कि जीवन तब संभव हुआ जब लगभग 2.7 अरब वर्ष पहले जीवों ने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया, जिसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह खोज क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में की गई। अब क्लेरियन क्लिपर्टन जोन क्या होता है? ये मैक्सिको और हवाई के बीच प्रशांत महासागर की एक विशाल पानी का क्षेत्र है। और जो ये क्षेत्र है ये तलहटी में पाया जाता है। और इस तलहटी में खनन करने के लिए जो खनन कंपनियां थी, उनकी रुचि उसमें बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉलीनोड्यूल्स यहाँ पर देखे गए, मिले। इससे उनकी रुचि बढ़ गई कि भाई सारे पॉलीनोड्यूल्स हम यहाँ से निकाल लेंगे और निकालने के बाद क्या होगा कि हम इनको महंगे दामों पर बेचेंगे, यानी इनसे हम मेटल निकाल करके बेचेंगे। अब अगर बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस आखिर होता क्या है। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। पानी का विद्युत अपघटन जो होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विभाजित कर दिया जाता है। अब होता ये है कि इसमें एक ये बकेट ले लिया गया है। इसमें दो तरीके के एनोड लगाए गए हैं, इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, जिन्हें हम एनोड कहते हैं और कैथोड कहते हैं। इस पर माइनस चार्ज होता है और ये एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये एक टेस्ट ट्यूब में लगे हुए हैं। अब जब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की गई तो कैथोड यानी जो माइनस होता है, इस पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होती है जो कि H प्लस होता है, और एनोड जो कि प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस यानी जो ऑक्सीजन होता है या माइनस चार्ज इस पर होता है। ये चीज इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि जो पॉलीनोड्यूल्स हैं इनमें जो अपना पावर है इलेक्ट्रिक करंट बनाने की, इस इलेक्ट्रिक करंट से H2O जो है वो टूट जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और इसी ऑक्सीजन को समुद्री जीव, जो ऐसे जीव जो ऊपर नहीं आते हैं, 13,000 फीट की गहराई में जीव रहते हैं, वो ऊपर नहीं आ पाते हैं, वो जीव इसी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में बनने वाली जो ऑक्सीजन गैस होती है उसे लेकर के जीवित रहते हैं। अब हम पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ओके, तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स समुद्र तल पर पाए जाने वाले खनिज कंक्रीट होते हैं, जिनमें मैग्नीज
पाया जाता है, इसलिए इनका नाम मैंगनीज यानी Mn नोड्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल की बात करें तो ये मैंगनीज नोड्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मैंगनीज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ ही इसमें निकल, तांबा यानी अगर देखा जाए तांबा यानी कॉपर, ओके, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें धातु में भी पाई जाती हैं, जिसमें दुर्लभ पृथ्वी के तत्वों में थोड़ी थोड़ी मात्रा जो पृथ्वी के में तत्व पाए जाते हैं, दुर्लभ जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, वो भी तत्व पाए जाते हैं। एंड्रयू शुटमैन एक ऑथर हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक में इन्होंने लिखा था कि अ लॉट ऑफ माइनिंग कंपनीज want to mine these nodules to take the metal to make electric car batteries and solar cell। इनका कहना था कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो इन नोड्यूल को निकालेंगी और इनसे, इनमें जो धातुएं पाई जाती हैं, उन धातुओं से इलेक्ट्रिक कार, बैटरी, सोलर सेल यानी सोलर पावर वाली जो बैटरी होती है वो बनाएंगी, और सोलर रूफटॉप भी इन्हीं के द्वारा निकाले गए जो तत्व हैं उनसे वो बनाएंगे। इसीलिए बहुत सारी कंपनी इन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को निकालना चाहती हैं। अब इन ग्रंथियां में देखा जाए तो इनमें क्या होता है कि पॉलीमेटेलिक ग्रंथियां, जिन्हें मैग्नीज ग्रंथियां भी कहा जाता है, आलू के आकार की होती हैं। ओके, ये देख रहे हो आप, आलू के आकार की होती हैं, जिनके बड़े पैमाने पर छिद्र पाए जाते हैं और नलिकाएं पाई जाती हैं। यह गहरे समुद्र में, विश्व में महासागरों के समुद्र तलों में ढलानों पर पाई जाती हैं। ठीक है, ढलानों मतलब ऐसे जब गहराई में आते हैं तब वहां पर पाई जाती हैं। ओके, मैग्नीज और लोहे के अलावा इसमें निकल, तांबा, कोबाल्ट, शीशा, मॉलिब्डेनम, कैडमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम आदि धातुएं पाई जाती हैं। इन सभी में निकल, कोबाल्ट और तांबे को सबसे अधिक आर्थिक और सामरिक महत्व की धातुएं माना जाता है। यानी अगर बात की जाए निकल की, बात की जाए कोबाल्ट की, बात की जाए कॉपर की, तो सबसे महंगी धातुओं में से ये सारी चीजें आती हैं। वैज्ञानिक महत्व अगर बताएं तो यहाँ पर क्या होता है, ये खोज है, अगर ऐसा है तो ये जो खोज है ये बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण को चुनौती देती है कि जरूरी नहीं कि सूर्य हो तभी जो है जीवन संभव है। ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल से भी ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है। यह ऑक्सीजन गहरे समुद्र के वातावरण में समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो ये ऑक्सीजन समुद्र की तलहटी में बन रही है, जिससे पूरा इकोसिस्टम समुद्र का चल रहा है, अगर ऐसा होता है, हालांकि पूरी तरीके से रिसर्च पक्की नहीं है कि हाँ ऐसा हो रहा ही होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्लियर है कि वहां पर हमें सूर्य की कोई नीड नहीं होगी, ऑक्सीजन हो जाएगा। ओके, समुद्र के अंदर, समुद्र के बाहर तो वैसे भी नहीं होता। आपने देखा होगा ठंडियों में जब एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए सन जो है वो चला विलुप्त हो जाता है, बादलों में ढक जाता है, तो पत्तियां क्या होती हैं, सूख जाती हैं, येलो कलर की पड़ जाती हैं। ओके, अब इसका एक और महत्व है कि इसी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल से अगर ऐसा होता है तो अन्य ग्रहों पर ऑक्सीजन को पैदा करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओके, अब एक चीज और है यहाँ पर, जो माइनिंग कंपनियां बहुत उत्सुक हैं इस चीज को लेकर के, लेकिन एक चीज और यहाँ पर इकोसिस्टम के लिए चिंताजनक भी है कि डार्क ऑक्सीजन में इस समय ऑक्सीजन स्रोत पर निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र को संभावित नुकसान की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों को चिंता है कि गहरे समुद्र में खनन जब होगा तब समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में जब माइनिंग कंपनियां इस पॉलीमेटेलिक नोड्यूल को वहां से निकाल लेंगी, वहां पर ऑक्सीजन का उत्पादन बिल्कुल लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से समुद्री जो जीव हैं जो अंदर रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। इस कंडीशन में वहां का वातावरण जो है प्रदूषित होगा या वहां का वातावरण बिल्कुल खराब हो जाएगा। इससे उनके प्रजनन चक्र पर भी असर पड़ेगा और इससे बहुत सारी प्रजातियां क्या हैं, विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी प्रजातियां क्या हैं, विलुप्त हो जाएंगी। वैसे भी देखा जाए तो प्रत्येक साल अगर आप रिसर्च करें, गूगल उठा के देखें, तो बहुत सारा कचरा हमारे समुद्रों में जाता है वाया नदियों के द्वारा, समुद्र में पहुंच रहा है। ओके, जिसकी वजह से बहुत सारा इकोसिस्टम, जो नदियों के किनारे का इकोसिस्टम है, प्रदूषित जल है, जल प्रदूषित हो जाता है, जिसके लिए आपने कई सारे वीडियो भी देखे होंगे, कई सारे डिजास्टर देखे होंगे, जिसमें कई लाखों की मछलियां मर जाती हैं या लाखों की संख्या में
छोटे छोटे जानवर मर जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने देखा भी होगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट में करके बताइए कि आप डार्क ऑक्सीजन के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या डार्क ऑक्सीजन समुद्रों में बनने का एक अच्छा विकल्प है हमारे जीवन के लिए, या पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स से जब मान लो बाहर निकाल लिए जाएंगे और उनसे जब ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाने लगेगा, तो क्या सन की ज़रूरत होगी या फिर नहीं होगी? ठीक है, इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप थोड़ा-सा कमेंट में करके बताइएगा। हम इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।